वंदे मातरम साथियों। इतिहास के भाग 1 में हम बताए थे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, एंशिएंट, मॉडर्न और मिडेवियल। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले प्राचीन इतिहास को बांटा, प्राचीन इतिहास को पढ़ा। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ा? प्राग ऐतिहासिक काल, स्टोन एज, स्टोन एज को भी बांटा गया। और उसमें क्या क्या पढ़ा गया तो हम लोग जाने क्या, कैसे कैसे आग की खोज हुई। उसके बाद मनुष्य धीरे धीरे आग के साथ साथ वह पशुपालन सीखा। पशुपालन सीखते सीखते वो आग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने लगा। जिस गुफा में रहता था उस गुफा के आगे आग जलाने लगता था, जिससे जानवर से बचा जाने लगा। आग जो है, आग का प्रयोग मनुष्य सीख लिया खाना बनाने में, यानी बहुत सारे कामों में मनुष्यों ने आग का प्रयोग सीखा। दूसरा, वह भोजन के तलाश में, पानी के तलाश में समूह में रह के घूमता था। जैसे आज भी हम लोग पैसा के तलाश में हम लोग घूमते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे हम बिहार से यहाँ हरियाणा आए हुए हैं, ऐसे एक राज्य से दूसरे राज्य में हम लोग पैसा, भोजन के तलाश में जाते हैं, रहने के तलाश में जाते हैं। उस समय भी यही क्रिया थी। प्राचीन काल में आदि मानव भी यही काम करते थे, एक जगह से दूसरे जगह भोजन, रहने के तलाश में, भोजन के तलाश में जाया करते थे। समूह में शिकार करते थे, समूह एक साथ। ऐसे से करते करते मनुष्य ने अब धीरे धीरे मनुष्य में अस्थाई निवेश की प्रवृत्ति जागने लगी। धीरे धीरे मनुष्य क्या होने लगे? अस्थाई आने लगे, अस्थाई होने लगे। कहाँ अस्थाई कोई होगा? तो समुद्र के किनारे कोई अस्थाई तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्र के पानी पिया नहीं जा सकता है। बट समुद्र का पानी जो है और कृषि कार्य के लिए यूज किया जा सकता है। इसलिए जितनी भी सारी सभ्यता विकसित हुई है वह किसी न किसी नदी के पास ही हुई है, किसी न किसी नदी के तट पे ही हुई है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया हो, विश्व की जितनी भी सारी सभ्यता विकसित हुई है वह किसी न किसी नदी के पास ही हुई है। आप किताब उठा के देख सकते हैं। तो मनुष्य अब देखा कहाँ? जहां मीठा जल मिले, जहां मीठे जल मिलेंगे वहां जानवर भी पिएंगे, इंसान भी पिएगा, वहां जानवर भी मिलने लगे। जहां मीठे पानी मिलेंगे वहां फल भी मीठे मीठे मिलेंगे। इस तरह करते करते नदियों के किनारे मनुष्य जो है बसने लगा। तो हम वैदिक, हम उस काल से आगे, प्रागैतिहासिक काल से आगे अब सिंधु घाटी सभ्यता में चल रहे हैं, स्टोन एज से आगे बढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम पे ही बहुत सारा चीज छिपा हुआ है। सिंधु, सिंधु एक नदी का नाम है। लोग समूह में बताए कि प्रागैतिहासिक काल में लोग जो है, स्टोन एज में लोग जो है समूह में रह के घूमते थे। घूमते 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 किसी विशेष नदी के पास गए, वहां का किस सरोवर के पास गए, नदी के पास गए, वहां का मीठा पानी पिए, स्वच्छ जल पिए, वहां के स्वच्छ फल खाए, वहीं पर कुछ दिन निवेश करने लगे, रहने लगे, अस्थाई हो गए। अस्थाई होते होते एक छोटा छोटा गांव बस गया। गांव बसते बसते लोगों में एक जागृति उत्पन्न हुई और वह नियम बनाने लगे, कानून बनने लगा कि ऐसे घर होना चाहिए, ऐसे नाले होने चाहिए। यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। यह नगर में डेवलपमेंट हो गया था। नगर में क्या, इसमें क्या क्या विशेषता थी? इसमें विशेषता थी यहाँ पे नाला हुआ करती थी, घर पक्के ईंट के बने होते थे। चलिए हम आते हैं, देखते हैं हमें इन सभी की जानकारी कैसे प्राप्त हुई। तो भारत में उस समय रेलवे का विकास हुआ था 1921 ईस्वी के आसपास। 1800 में क्या हुआ कि रेलवे का
भारत में उद्धार हुआ, यहाँ रेलवे चलने लगी, और रेलवे चलने लगी तो उसके लिए रूट बनाना था, रोड बनाना था। तो रोड बनाने के लिए खुदाई हुआ करते थी। खुदाई होते होते देखा गया, जब खुदाई कश्मीर की हो रही थी, सिंधु घाटी के आसपास जब खुदाई हो रही थी, तो उन्होंने क्या पाया कि नीचे से ईंट निकल रहे हैं, नीचे से ईंटें निकल रही हैं, कुछ कुछ सामाने निकल रहा है, जैसे ईंट का सामान हो, घड़ा हो, मिट्टी का सामान हो, कुछ जो है मोहरे प्राप्त हुए। ऐसे बहुत ऐसा चीज है जो जमीन से निकलने लगी। अब उस समय जो वो खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे, उन्हीं के निर्देश में दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई किया। किसकी खुदाई? उस जगह की जिस जगह पे रेलवे को विकास करना था, रेलवे चलाना था, उस जगह का क्या किया? तो खुदाई किया। कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी। किनके निर्देश में? सर जॉन मार्शल के निर्देश में खुदाई हुई। कब हुई? 1921 ईस्वी में। प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। दूसरा प्रश्न यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किसके निर्देश पे हुआ? तो यहाँ पर जॉन मार्शल के निर्देश में हुआ। तो अब देखा गया क्या, दयाराम साहनी ने क्या किया? 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की, और जब खुदाई किया तो नीचे से, जमीन से ईंट मिलने लगे, मोहरे मिलने लगी, बहुत सारा चीज मिलने लगा। तो उन्हें आश्चर्यचकित हुआ कि हम लोग अभी इसकी सोच रहे हैं, हमारे जो अभी यहाँ पर हम ईंट की प्रयोग सीख रहे हैं, हम लोग कुछ ईंट के घर पहले 1921 में यहाँ पर भी भारत में मिट्टी के घर हुआ करते थे, कुछ ईंटे के भी घर हुआ करते थे। लेकिन देखिए, आज से लगभग 2300 साल पहले क्या था कि उस समय लोग ईंट का प्रयोग करना सीख गए थे। ईंट के बड़े बड़े घर बनाया करते थे, नाला बनाया करते थे। तो जब उन्हें क्या मिला, जब साक्ष्य मिलने लगा, तो उन्होंने क्या किया? उस खुदाई को बंद करवा दिया। बंद करवा के अब उस पर क्या हुआ कि रिसर्च होने लगा, अच्छे से खुदाई होने लगी, रिसर्च होने लगी। तो पता चला का सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह भारत एवं पाकिस्तान लगभग 1500 जगहों पे है। 1500 जगह पे क्या है कि विस्तार है। 1500 जगह क्या है? तो 1500। अब एक ग्रुप में मान लीजिए हम लोग 50 आदमी हैं, तो 50 आदमी का ग्रुप हुआ, तुम दक्षिण जाओ, तुम पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, इस तरह कर करके हम लोग कुछ कुछ व्यक्तियों का समूह बना के भेज दिए। जैसे हम ही अपने माता पिता का 3 भाई हैं, तो कोई दूसरे राज्य में काम कर रहा है, हम दूसरे राज्य में, और तीसरे वाले तीसरे राज्य में काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक समूह के लोग विभिन्न स्थलों में, विभिन्न दिशाओं में जाते थे, और वहां जब मीठा जल मिलता था, मीठे मीठे फल मिलते थे, जीव जंतु मिलते थे, जिसे मार के शिकार करके आग में पका के वो लोग खाते थे, तो वो लोग वहीं पे बसने लगे। तो लगभग 1500 जगहों पे क्या हुआ कि वो लोग बसे। खुदाई करने के बाद लगभग 1500 जगहों पे हमें प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं, तीसरा पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। देखिए, किसी भी जीव का जो बहुत साल पहले डेथ कर गया, मर गया है, हम उसे नहीं जानते हैं कि कब मरा है। तो उसे जानने के लिए एक साइंटिफिक मेथड है जिसको कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। तो किसी भी जीव का आयु ज्ञात करने के लिए हम उसके शरीर में, उसकी हड्डियों में कार्बन 14 की प्रेजेंटेशन देखते हैं, कितना % है। इससे हम अनुमान, पूरा अनुमान लग जाता है कि वह कितनी साल पुरानी है, कब का वह मरा हुआ है। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का अवक्षेप उठाए, पत्थरों को उठाए, ईंटों को उठाए,
जो जो सामग्री मिली थी उसको उठाने के बाद स्टडी किए। स्टडी करने के बाद पता चला कि यह 2500 ईसा पूर्व से लेके नहीं 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक यह था। 2300 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 2350 में क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप होने लगा और यहाँ आते आते वो लोग खत्म हो गए। मतलब खत्म होने, अब बताएंगे कैसे खत्म हुआ, इस सभ्यता कैसे खत्म हुई, फिर नया शुरुआत हुआ, वो बताएंगे। तो 2350 सर्वमान्य है से लेकर 1750 ईस्वी तक हम लोग यह मानते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। अब चलते हैं, अब हम बताएं कि 1500 जगह 1500 विभिन्न स्थलों से सामग्रियां प्राप्त हुई थी। तो इसमें बहुत सारा साइंटिस्ट थे, ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जैसे सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक यह था। सर जॉन मार्शल 2350 से लेकर 1750 बीसी यानी ईसा पूर्व तक था। डीपी अग्रवाल 2350 से लेकर 1750 बीसी यानी ईसा पूर्व। ये जॉन मार्शल जो है बताते हैं 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईस्वी पूर्व तक था। तो ज्यादातर इन दोनों को उतना नहीं मानते हैं, एनसीईआरटी नहीं मानती है, हालांकि वो भी दिए हैं, साक्ष्य उनका ही मिलता है। लेकिन सर्वमान जो बताया गया है वह 2350 से लेके 1750 ईस्वी पूर्व सुप्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है। इसी को लेके हम लोग चलते हैं, हम लोग इसी को मानते हैं कि 2350 में से शुरुआत हुआ, मनुष्य नगरीय सभ्यता शुरू हो गई, नगर बनाना शुरू हुआ, रोड बनाया करते थे उस समय के लोग, रोड के आरी जो है, किनारा जो है, नाला निकालते थे, पक्की ईंट के प्रयोग करके घर बनाया करते थे। आज के घर की तरह नहीं, आज के घर हम लोग क्या करते हैं कि घर की जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो रोड की तरफ होते हैं। आज जिधर भी देखिए सब कोई सोचता है कि हम रोड के किनारे बसे, रोड के तरफ मेरा घर हो, खिड़कियां हो, स्वच्छ हवा है। लेकिन उस समय के जो लोग थे वह उनके घर के दरवाजे एवं खिड़कियां रोड के तरफ नहीं हुआ करते थे, उसके विपरीत होते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हड़प्पा काल को यानी सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। 3 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। पूर्व हड़प्पा काल, जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चा, हम भी किसी दिन बच्चे थे, अभी यौवन अवस्था हैं, और किस दिन क्या होगा, बूढ़ा अवस्था आएंगे और डेथ कर जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है, हर जीव में होता है, हर प्राणियों में होता है। कभी बच्चा होता है, कभी यौवन अवस्था होता है यानी यौवन युवा होता है, उसके बाद वृद्धावस्था होता है, फिर हम लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर यह साइकिल चलता रहता है। सेम उसी प्रकार यह इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो बचपन का है, तो हम क्या कहेंगे, पूर्व हड़प्पा काल। हड़प्पा काल से जो पहले मनुष्य क्या करते थे, उस समय पत्थरों का औजार का प्रयोग करते थे, जानवरों पत्थरों से शिकार करते थे, आग जलाना सीख लिए थे, घर बनाना सीख लिए, अस्थायी निवेश की प्रकृति आ गई थी, लोग लगभग खेती करना सीख लिए थे, जानवरों को पालना सीख लिए थे, कुल्हाड़ी का प्रयोग करने लगे थे। इतना सारा मनुष्य में डेवलपमेंट आ गया, चक्का का आविष्कार हो गया। उसी समय नवपाषाण काल में हुआ था चक्का का आविष्कार। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। एक ट्रिक है मेरा, घर आग को जला देता है, पूरा आग को जलाता है, यानी पूरा आग यानी पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि पशुपालन हुआ था, कृषि हुआ था इत्यादि। आगे चलते हैं। पूर्व हड़प्पा काल। पूर्व हड़प्पा काल का निर्धारण जो है 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर
2600 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। इस काल का जो औक्षेप है हमें मिला है कोट दीजी सिसवाल प्रमुख स्थल है, जहां से हमें इस काल का पूर्व काल हड़प्पा काल का औक्षेप मिला है। अब देखते हैं दूसरा परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक इसका माना गया है। इस काल का प्रमुख जो साक्ष्य है हमें मिला है हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, चुहोदड़ो से इत्यादि। ये विभिन्न जगहों से हमें क्या मिला है, उस समय का परिपक्व हड़प्पा काल का जो साक्ष्य मिला है। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या है, उत्तर हड़प्पा काल। तीसरा नंबर यह 1900 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है और 2300 ईस्वी पूर्व तक चलता है। हम लोग क्या करते हैं, उस काल का जो साक्ष्य है मिला है रंगपुर से, राखी गढ़ी से। यह प्रमुख स्थल है जहां से हमें इस सभ्यता का साक्ष्य मिला है। अब आते हैं इसका विस्तार के बारे में। इसका विस्तार जो हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यह विस्तार पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान के मोंटगमरी जिला से शुरू होकर भारत के विभिन्न स्थलों तक फैली हुई है। यह रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के रावी नदी के बाएं तरफ है में क्या है, इस सभ्यता का विकास हुआ। यानी रावी नदी के बाएं जो है हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं, खोजा गया है। और भारत में सिंधु नदी के किनारे क्या मिले हैं, सिंधु, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जिनके किनारे हमें क्या मिला है, इसके साक्ष्य, विभिन्न साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ज्यादातर हड़प्पा नदी और सिंधु नदी के पास ही हमें ज्यादा मात्रा में इसके साक्ष्य मिले हैं। इस काल से हमें स्वास्तिक चिन्ह, जो आज हम लोग देखते हैं स्वास्तिक चिन्ह इस तरह प्रकार से, ये स्वास्तिक चिन्ह जो है का जो मिला है साक्ष्य, या इसी काल से हमें स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला है। इसमें 6 अन्नागार जो ईंट के चबूतरे के तरह बने हैं और इसकी लंबाई 15.23 मीटर से लेकर 15.23 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 6.09 मीटर इसकी चौड़ाई है। और हड़प्पा में क्या मिला है, गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। अब हम देखते हैं क्या, यदि हम बांटते हैं, हम दिशा निर्धारण करते हैं, तो दिशा निर्धारण के लिए हमें 4 चीज चाहिए, 4 रेखाएं। हम लोग दाहिनी रेखा को बोलते ईस्ट, यह है वेस्ट, ऊपर वाला का नॉर्थ, नीचे वाला का साउथ। यानी कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यह डायरेक्शन है। यह डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। अगर डायरेक्शन पर हम जब देखें सिंधु घाटी सभ्यता को, तो देखेंगे क्या, उत्तर में जाएंगे तो कश्मीर के मुंडा जगह पे हमें इसका साक्ष्य मिला है। और पूरब में जाएंगे, ईस्ट में ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमेशा नॉर्थ जो है ऊपर होता है, साउथ नीचे डायरेक्शन। किसी भी नक्शा में, किसी भी मैप में अगर आपको डायरेक्शन सूचित करना हो तो ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, एक साइड ईस्ट, एक साइड वेस्ट। चलते हैं देखते हैं। तो ऊपर में कश्मीर में इसकी साक्ष्य मिली है, नीचे जाएंगे महाराष्ट्र में, अगला पूरब में जाएंगे आलमगीर यूपी में, और पश्चिम में जाएंगे सूत कोडुरार पाकिस्तान में हमें क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। आगे इसके बाद हम बताएंगे क्या कि उस समय जो साक्ष्य मिला है
उस साक्ष्य में सबसे ज्यादा स्त्री की बनी हुई मूर्ति मिली है, जिससे यह पता चलता है कि उस सभ्यता का मात्र सतात्मक था। आज यहाँ ज्यादातर पुरुष को हम लोग क्या मानते हैं, परिवार का मुखिया मानते हैं, परिवार का सब कुछ मानते हैं। लेकिन उस समय जो ज्यादा स्त्रियां का प्रमाण मिलना यह सूचित करता है कि उस समय के जो लोग थे वह मात्र सतात्मक थे, यानी माता का बहुत ज्यादा योगदान था, स्त्रियों की बहुत ज्यादा मानी जाती थी, योगदान था, बहुत ज्यादा उसे वैल्यू दिया जाता था। श्रृंगी पशु का अवलोकन मिलता है। श्रृंगी पशु था एक भेड़ के तरह, उसके ऊपर एक सिंह हुआ करता था। इस तरह आगे हम बताएंगे। हाँ, देखते आगे नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण था जलवायु परिवर्तन। जैसे यहाँ पर भी अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी हो या बाढ़ के आना हो, तूफान के आना हो, ये सारे जो है काम जो है जलवायु परिवर्तन ही है। तो उस समय बहुत भयानक दृश्य से बाढ़ आई ऐसा माना जाता है, और बाढ़ आने के बाद सारा चीज को डुबो दिया। कुछ जो लोग बचे वह जैसे तैसे वहां से भागे, भागने के बाद वह इसी तरह फिर जंगल में घूमने लगे। जंगल में घूमते घूमते वो सभ्यता तो पूरी नष्ट हो गई, वो जा नहीं सकते थे वहां पे, वो जा नहीं सकते थे, उसकी सभ्यता नष्ट हो गई। इस तरह हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या देखे, जल का प्रसार होना, यानी कि बाढ़ को आना। ऐसे इस पे सिंधु घाटी सभ्यता पे ऋतिक रोशन एक मूवी बनाया है, आप उस पे भी देख सकते हैं। चलिए, आप लोग का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे संबंधित जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।